बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 4 जनवरी 2024 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कुछ वीडियोस और तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर और वीडियोस उन्होंने उस वक्त बनाई थी जब वो सरकारी दौर पर मालदीव पहुंचे थे और ये वहीं की तस्वीर थी। जब ये तस्वीर उन्होंने शेयर की तो इसका बेसिक पर्पज़ या मकसद तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो मालदीव की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट और मदद देना चाहते हैं। और शायद मोदी के जहन में ये सवाल था कि अगर इनको वो शेयर करेंगे तो दोनों ममालिक की तरफ से यानी मालदीव और भारत में उनको एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर मिलेगा। लेकिन मामला इसके उल्ट चला गया। दोनों ममालिक के जो लोग हैं उन्होंने मोदी को सपोर्ट करने या इस कोशिश को लाइक करने के बजाय उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद किया, डिसलाइक किया और इसके बाद उनकी इन तस्वीर और वीडियोस के ऊपर खूब तनकीद की गई। जो भारत के लोग हैं उनका कहना था कि मोदी को इतना बड़ा भारत छोड़कर एक छोटा सा मुल्क मालदीव में जाने और वहाँ की तस्वीर को शेयर करने और उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ जो मालदीव के लोग हैं उनका कहना था कि भारत और मोदी अपने मुल्क को संभालें, उन्हें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उनकी सपोर्ट उनको नहीं चाहिए। मालदीव अपने मुल्क को संभालने के लिए और वहाँ की हुकूमत काफ़ी है। ये तमाम जो सूरत हाल है ये पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हुई, यानी क्रिटिसिज्म का आगाज़ हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ है ये एक प्रॉपर किस्म की मीडिया वॉर के अंदर बदल गई और सोशल मीडिया के ऊपर दोनों तरफ से यानी मालदीव और भारत में बैठे हुए लोगों ने खूब एक दूसरे के ऊपर तनकीद की गई और ये जो कन्वर्सेशन थी या ये जो क्रिटिसिज्म था ये बाकायदा सोशल मीडिया वॉर में चेंज हो गया। इसके बाद मालदीव के कुछ सरकारी लोग यानी उनके वज़रा भी जो हैं इस जंग के अंदर कूद पड़े, उन्होंने मोदी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। इसके बाद दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में अच्छा खासा तनाव आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है ये किस वजह से पैदा हुई है और इस तमाम सूरत हाल को जनरेट करने में या एक्सेलरेट करने में ज़्यादा जो है जिम्मेदारी किस मुल्क की बनती है। दोस्तों इस सारे मामले को उलझाने में जिस चीज़ का सबसे अहम या बुनियादी किरदार है वो है मालदीव की जोग्राफियाई लोकेशन। तो इस मामले को समझने से पहले हमें थोड़ा सा मालदीव के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि ये किस तरीके का मुल्क है और वहाँ के हालात कैसे हैं। दोस्तों मालदीव जो है वो रकबे के लिहाज से जनूबी एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। ये एक समंदर में यानी बहर हिंद के अंदर वाक़ है और भारत से मशरिक़ में तकरीबन 450 नॉटिकल माइल के फासले पर वाक़ है। इसकी समंदरी ओवल शेप जो है वैसे तो उसका रकबा तकरीबन कोई 9 लाख मुरबा किलोमीटर है, मगर इसमें खुश्की का रकबा जो है वो सिर्फ कोई 213 मुरबा किलोमीटर ही बनता है। ये मुल्क जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल है और ये जज़ायर जो हैं इनमें से सिर्फ 187 जज़ायर ऐसे हैं जो इनहेबिटेंट हैं यानी आबाद हैं, वहाँ पर इंसान रहते हैं, जबकि बाकी इलाका या जो बाकी जज़ायर हैं वो गैर आबाद पड़े या वीरान मौजूद हैं वहाँ पर। इनमें से ज़्यादातर जो जज़ायर हैं वो मालदीव ने दूसरे मुल्कों को या मुख्तलिफ़ कंपनियों को या तो बेच दिए हैं मुकम्मल तौर पर या फिर उनको किराए पर दे रखा है। और ये ममालिक जो हैं या ये जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनको रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और दुनिया भर के सियाह वहाँ आकर तफरीह के मकसद से क़याम करते हैं, जिससे मालदीव को टैक्स और दूसरी आमदन हासिल होती है। मालदीव की अपनी आबादी तो तकरीबन कोई 5 लाख के करीब है, यानी 5 या 5.5 लाख जो है वो मालदीवी लोग हैं, लेकिन इसके अंदर हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 15 से 16 लाख लोग जो हैं वो सियाहत की गर्ज से आते हैं, जिनमें इंडिया पहले नंबर पर है। इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा मालदीव में सैर के मकसद से जाते हैं। इस मुल्क की जो टोटल जीडीपी है वो तकरीबन कोई $4.5 बिलियन के ऊपर है, जिसमें से 28% आमदन जो है मालदीव को इन जज़ायर से मिलती है और इसमें जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का उसमें भी 90% टैक्स जो है वो सैर व सियाहत यानी टूरिज़्म इंडस्ट्री से मालदीव को हासिल होता है। दोस्तों मालदीव ने 26 जुलाई 1965 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के वक्त इसका शुमार दुनिया के 20 गरीब तरीन ममालिक में होता था, क्योंकि इसके पास माहीगीरी और समंदरी गोगे बेचने के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, यानी इसकी कोई मईशत नहीं थी या कोई ज़रिए आमदन नहीं था इस मुल्क का, इसकी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से। ये हालात अगले 5 साल तक जारी रहे, लेकिन 1970 में मालदीव आहिस्ता आहिस्ता भारत के करीब आना शुरू हुआ, दोनों के सिफारती ताल्लुकात बनना शुरू हुए और भारत ने मालदीव की मदद करना शुरू की, वहाँ डेवलपमेंट में कुछ किरदार अदा किया, जिसकी वजह से मालदीव के मुआशी हालात में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन भारत ने बहुत ही चालाकी के ज़रिए मालदीव को मुकम्मल तौर पर अपने असर में ले लिया। वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मालदीव की हुकूमतों को और वहाँ के लोगों को ये महसूस होता था कि उनके तमाम मसाइल का हल जो है वो भारत के पास मौजूद है। अगर भारत उनका दोस्त होगा तो मालदीव सलामत रहेगा, लेकिन अगर भारत नहीं होगा तो मालदीव नहीं चल सकता। यानी नहायत ही चालाकी के साथ
भारत ने इस तमाम इलाके को अपने तसल्लुत में कर लिया था। भारत का मालदीव के अंदर असर इस हद तक था कि वहाँ की हुकूमतें बनाने, उनको चलाने या गिराने में भी भारत की मर्जी, ख्वाहिश और रजामंदी शामिल होती थी। 2008 में सदर माउन की 30 साल डिक्टेटरनुमा हुकूमत का खात्मा हुआ तो मुल्क के अंदर जमहूरी अमल बहाल होना शुरू हुआ। मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातें MDP और NCP मुल्क के सियासी मंजरनामे ऊपर उभर कर सामने आई। 2008 से लेकर 2013 तक मोहम्मद शनीद यहाँ के यानी मालदीव के सदर रहे, लेकिन उनका झुकाव भी जो है वो भारत की तरफ था। लेकिन 2013 के इलेक्शन के बाद MDP की हुकूमत आई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाया और वो भारत के बजाय अब चीन की तरफ देखने लगे थे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो बदलाव है वो सितंबर 2023 में आना शुरू हुआ, जहाँ से ये सारी कहानी का आगाज़ हुआ। सितंबर 2023 में जब इलेक्शन हुए तो मोहम्मद मोइज़ू जो है NCP जो सियासी पार्टी है वहाँ के, उनकी तरफ से मालदीव के नए सदर बनाए गए। उन्होंने सदर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सी रिवायात को बदल डाला। वो सबसे पहले भारत के बजाय चीन के सरकारी दौरे पर चले गए, फिर उसके बाद वो तुर्की गए और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के साथ भी उन्होंने अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ किया। चीन के साथ अगरचे पहले से ही मालदीव के ताल्लुकात किसी हद तक इस्तवार हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद मोइज़ू ने मुकम्मल तौर पर झुकाव जो है वो चीन की तरफ कर दिया और उनके साथ कई नए मुआहदों के ऊपर भी दस्तखत कर दिए। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि भारत और मालदीव में ये रिवायत चली आ रही थी कि मालदीव के अंदर जो भी नया सदर बनता था या ओहदा संभालता था तो वो किसी और मुल्क का रुख करने के बजाय सबसे पहले दिल्ली आता, यहाँ पे आके आशीर्वाद हासिल करता भारत का, उसके बाद वापस जाता और अपनी कुर्सी संभालता और उनकी पॉलिसी जो है इंडिया फर्स्ट हमेशा होती थी। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू ने यहाँ पर बस नहीं की, यानी वो यहाँ रुके नहीं। उन्होंने ना सिर्फ चीन और तुर्की के दौरे किए, बल्कि जब उनकी पहली मुलाकात एक भारतीय वफद के साथ हुई तो उन्होंने मुतालबा किया कि जो भारत के 70 फौजी मालदीव के अंदर मौजूद हैं वो भी, और उनका जो इक्विपमेंट मौजूद है मिलिट्री इक्विपमेंट, उसको भी फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके बाद उनका कहना था कि भारत जो है वो मालदीव के सियासी जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर भी मुदाखलत करना बंद कर दे। भारत और चीन के जो हालात हैं या राइवलरी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मालदीव के अंदर जो हालात हैं उसमें भी भारत का ख्याल है कि चीन मुलविस है, लेकिन चीन को हम जानते हैं कि चीन हमेशा दुनिया के मामलात, जो इस तरह के उलझे हुए मामलात होते हैं, उनसे दूर रहता है और उसकी कोशिश होती है कि दुनिया के जो उलझे हुए तनाज़ात हैं उसको हल करवाया जाए। मिसाल के तौर पर ईरान और सऊदी अरब की मिसाल रिसेंटली हमारे सामने है कि वहाँ जो है चीन ने मदद की और इस वक्त ईरान और सऊदीया के दरमियान दोबारा से सिफारती ताल्लुकात एक बड़े तवील अरसे के बाद बहाल होना शुरू हो गए। चीन ने 2012 से मालदीव को अपने रोड एंड बेल्ट मंसूबे के अंदर शामिल कर रखा है और ये जो रूट है समंदरी रास्ता जहाँ से चीन के बहरी जहाज़ गुजर कर यूरोप के लिए तिजारती सामान लेकर जाते हैं वो भी मालदीव के पास से गुजरता है और भारत की नेवी जो इस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग करती है वो इन जहाज़ों को वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्ब ज़रूर करती है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि भारत की हरकतों से हम सब लोग ही वाकिफ़ हैं। लेकिन चीन ने आज तक इसके ऊपर कोई ख़ास बयानबाजी नहीं की कि चीन के मामलात में भारत क्यों इस तरीके से इंटरप्शन करता है। भारत का ख्याल है कि ये जो सारा मामला चला हुआ है इसको उलझाने में चीन का किरदार है, क्योंकि वो मालदीव को भारत से दूर करना चाहता है और ये सी रूट जो है वो अपने लिए सिक्योर करना चाहता है। बहरहाल चीन ने अभी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया कि वो इस मामले के अंदर किस हद तक फरीक है या नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।